23 नवंबर 2024 दोपहर के लगभग 12:30 बजे सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे ये दोनों यंग कपल बेंगलुरु के इंदिरा नगर में लोकेटेड रॉयल लिविंग नाम के इस 3 स्टार होटल में दाखिल होते हैं। यह साफ नजर आ रहा था कि लड़की मुस्कुरा रही है और खुश है। कैप पहने ये लड़का उसे रिसेप्शन रूम में रखे सोफे पर बैठ जाने के लिए कहता है। उसके बाद वो रिसेप्शन काउंटर पर जाकर रूम बुकिंग के लिए ऑनलाइन पेमेंट करता है और वहीं तब तक उसके पीछे सोफे पर बैठी वह लड़की अपने फोन में बिजी रहती है। रूम बुकिंग की फॉर्मेलिटीज और पेमेंट करने के बाद ये कपल अपने रूम में चले जाते हैं। लगेज के नाम पर दोनों के पास अपना एक छोटा हैंडबैग था। ये दोनों 23 नवंबर 2024 को चेक इन करते हैं और एक दिन के लिए ये लोग इस होटल में रुकने आए थे। एक दिन पूरा बीत जाता है और अगले दिन 24 नवंबर के दोपहर को होटल रिसेप्शन से रूम में फोन जाता है। होटल रूम से वही लड़का कॉल पिक करता है और वो एक दिन का एक्सटेंशन लेता है। तो अब एक दिन का एक्सटेंशन हो जाता है और सेम कहानी अगले दिन भी दोहराई जाती है। यानी 24 नवंबर को उन्होंने एक एक्सटेंशन लिया और 25 नवंबर को वो फिर एक एक्सटेंशन लेता है। वह कहता है कि मैं एक दिन और रुकना चाहता हूँ। अब ये बहुत ज़्यादा कुछ स्ट्रेंज नहीं था, ये बहुत ही ज़्यादा एक नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि नॉर्मली जब कोई कपल होटल रूम में जाता है तो यूजुअली वो आगे अपने डेज को एक्सटेंड करा ही लेता है। तो ये कोई अजीब और चौंकने वाली बात नहीं थी। तो इसलिए होटल स्टाफ भी नॉर्मली उनके डेज को एक्सटेंड कर रहे थे। अब इसमें सबसे स्ट्रेंज बात ये थी कि बीते 2 दिनों में दोनों ने ना ही कोई रूम सर्विस ली, ना ही कोई बाहर से ऑनलाइन फूड डिलीवरी के लिए अपने लिए खाना ऑर्डर किया। अब ये थोड़ी स्ट्रेंज बात थी। अब आती है 26 नवंबर की वो सुबह जब उन लोगों को चेकआउट करना था। अब उसी दिन सुबह लगभग 8:30 बजे वो लड़का फोन पे बात करता हुआ होटल से बाहर जाता है। होटल स्टाफ ने ज़्यादा गौर नहीं किया और उसको रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसके पास उसका कोई बैग नहीं था। तो होटल स्टाफ को लगता है कि बाहर कुछ ये खरीदने गया होगा, तो इसलिए होटल स्टाफ ने भी उसको रोकने की कोशिश नहीं की। लेकिन जब उस लड़के को गए हुए 4-5 घंटे हो जाते हैं और अब टाइम हो गया था 12:30, आफ्टरनून के 12:30 बज गए थे और अब रिसेप्शन से उनके रूम में फ़ोन जाता है कि आप चेकआउट कर लीजिए, लेकिन कोई भी कॉल पिक नहीं करता। बहुत बार फ़ोन करने के बाद जब कोई कॉल पिक नहीं करता तो होटल स्टाफ का एक स्टाफ मेंबर उनके रूम में जाता है, डोर को काफ़ी बार नॉक करता है और उनको आवाज़ भी लगाता है, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आती और ना ही कोई कॉल पिक होता। तो अब थोड़ा उसको होटल स्टाफ के मेंबर को शक होता है और वो मास्टर की से गेट को खोलने की कोशिश करता है। तो उसे बड़ी हैरानी होती है कि डोर लॉक्ड नहीं है। फिर वो गेट को धक्का देता है और जब वो गेट को धक्का देता है तो उसे एक तेज बदबू का भपका आता है। वो जैसे तैसे अपना मुंह और नाक को ढककर रूम के अंदर एंटर करता है। रूम के अंदर एंटर करने के बाद जब वो बेड पर देखता है तो उसकी रूह कांप जाती है। उसने देखा कि वही लड़की रक्त से लथपथ है और बेड पे पड़ी हुई है। वो तुरंत भागता हुआ जाता है और अपने होटल स्टाफ को इसके बारे में बताता है। होटल वाले तुरंत पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है और अपनी तफ्तीश करना शुरू करती है। पुलिस पहले देखती है कि वहां पर रूम के अंदर बेड के पास एक नायलॉन की रस्सी पड़ी हुई है और एक किचन नाइफ पड़ा हुआ है और साथ में वहां पे एक एस्ट्रे रखा हुआ है और उस एस्ट्रे में बहुत सारे सिगरेट के बट्स पड़े हुए हैं। पुलिस ने जब तफ्तीश की और रजिस्टर में चेक किया तो पाया कि उस लड़की का नाम है माया गोगोई डेका और उसके साथ जो लड़का था जो कि मौके से फरार था उसका नाम था आरव। अब ये कपल का फेवरेट 3 स्टार होटल एक क्राइम सीन में तब्दील हो गया था और ये खबर अब मीडिया में भी आ गई थी। पुलिस ने तुरंत माया की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरा को खंगालना शुरू किया। माया को शायद ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस होटल में वो खुशी खुशी अपना वक्त बिताने आई है अब वो वहां से जिंदा वापस नहीं जा पाएगी। कौन थी माया गोगोई और कौन था वो लड़का आरव जो मौके से फरार था, जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखना, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर देना और वीडियो को लाइक कर देना। 19 साल की माया गोगोई का होम टाउन गुवाहाटी का कैलाश नगर था, लेकिन वो अपनी बड़ी बहन के साथ बेंगलुरु के HSR में रह रही थी। वो अपनी बहन के साथ एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहती थी। वो गुवाहाटी के हांडी कॉलेज से पढ़ाई फिनिश करने के बाद बेंगलुरु के एक एजुकेशन कंसल्टेंसी फर्म में एज ए स्टूडेंट काउंसलर की जॉब करती थी। माया का एक चैनल भी था जिसमें वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स का रिव्यू करती थी। माया बहुत खुश मिजाज थी और वो अपने घर एक शादी अटेंड करने भी आई थी, लेकिन उसके माँ बाप को शायद ये नहीं पता था कि उनके घर की बेटी की जिंदगी अब सिर्फ 2 महीने की रह गई है। अब जहां एक तरफ पुलिस को माया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार था, वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने मुजरिम की तलाश करने की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी।
माया की जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि माया की बॉडी डीकम्पोजिशन स्टेट में जा चुकी थी और उसकी बॉडी से बदबू भी आ रही थी। यानी माया को गुजरे हुए कुछ दिन हो गए थे। यानी जिस दिन उन्होंने चेक इन किया था यानी 23 नवंबर को, उसी दिन माया का कत्ल हो गया था। तो अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है और अब आरव हनोई की तलाश में जुट जाती है। पुलिस ने पाया कि आरव हनोई 21 साल का लड़का है और केरला के कन्नूर शहर के पास एक कस्बा है थडोडा, वहां का रहने वाला है और वो इसी साल बेंगलुरु शिफ्ट हुआ है और बेंगलुरु में एज ए स्टूडेंट काउंसलर की इंटर्नशिप कर रहा है और वहां से वो 15,000 रुपए की स्टाइपेंड भी उठा रहा था। पुलिस को इतनी जानकारी अब आरव और माया के बारे में मिल चुकी थी। तो अब पुलिस के लिए प्राइमरी सस्पेक्ट वो लड़का आरव ही था, क्योंकि जब सीसीटीवी कैमरे में देखा गया तो सीसीटीवी कैमरा में जो लास्ट फुटेज थी उस लड़की के साथ यानी माया और आरव को साथ देखा गया था। जिसके बाद उस सुबह वो 8:30 बजे आरव हनोई फोन पे बात करता हुआ होटल से चला गया और फिर जब रूम में जाके देखा तो वहां पर माया की डेड बॉडी मिली। तो अब पुलिस का पूरा शक आरव पे था और अब पुलिस को आरव की ही तलाश थी। पुलिस ने जब आरव की फैमिली बैकग्राउंड को खंगालना शुरू किया तो पुलिस को पता चला कि आरव पहले बेंगलुरु आने से पहले अपने दादा के साथ केरला में ही रहता था। पुलिस तुरंत उसके दादाजी के पास जाती है और दादाजी से पूछताछ करती है। दादा ने बताया कि वो पहले मेरे साथ ही रहता था और लगभग 1 साल पहले वो यहाँ से बेंगलुरु शिफ्ट हो गया है। अब पुलिस उसकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश करती है और उसकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकालती है। पुलिस ने देखा कि 26 नवंबर को सुबह जब वो होटल से निकला था तो होटल से निकलने के बाद उसने एक कैब बुक करी और कैब बुक करके वो रेलवे स्टेशन गया। रेलवे स्टेशन जाने के बाद उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया और पुलिस ने जब उसको रेगुलर ट्रेस किया तो पता चला कि उसका फ़ोन बीच बीच में ऑन हुआ है और फिर ऑन होने के बाद वो अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देता था। हो सकता है शायद वो ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए अपना फ़ोन ऑन करता हो। पुलिस के लिए ये चीज़ बहुत बेनिफिशियल थी कि उसका फ़ोन जो ऑन हो रहा था तो वहाँ पुलिस को पता चल रहा था कि उसका फ़ोन किस लोकेशन पे ऑन हुआ है। तो पुलिस के लिए बहुत बेनिफिशियल चीज़ थी। पुलिस अब 3 टीम बनाती है। पहली टीम जो उसकी लोकेशन ट्रेस कर रही थी, दूसरी टीम जहां उसकी लास्ट लोकेशन मिली थी और तीसरी टीम उसके दादाजी के पास केरला में मौजूद थी। माया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि उसकी बॉडी पर, उसके शोल्डर पे और उसके हेड पर किचन नाइफ से 10 से 12 बार वार किया गया है, जो कि बहुत गहरे घाव उसकी बॉडी पर आए हुए हैं। अब वहीं पर दूसरी तरफ पुलिस आरव को ट्रेस कर रही थी। पुलिस ने पाया कि आरव कर्नाटका से मध्य प्रदेश गया है और मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में रुका है। अब एक दिन आरव अपने फ़ोन से दादाजी को कॉल करता है और अपने दादाजी को रो रो कर कन्फेस करता है कि दादाजी, मैंने एक लड़की को मौत की नींद सुला दिया है। अब बेंगलुरु की एक पुलिस उसके दादाजी के पास पहले ही मौजूद थी। उसके दादाजी उसको समझाते हैं कि देखो बेटा, ये तुमने बहुत गलत किया, लेकिन भागने से अब कोई फ़ायदा नहीं है, तुम खुद को सरेंडर कर दो। अब आरव हनोई इन 3 से 4 दिनों में लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका था। तो अब आरव हनोई फाइनली अपने दादा की बात मान लेता है और खुद को सरेंडर करने के लिए तैयार हो जाता है। अब 29 नवंबर की सुबह आरव हनोई ने खुद को पुलिस को सरेंडर कर दिया और पुलिस ने आरव को अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने जब आरव को अरेस्ट किया तो आरव ने बिना किसी डर के, बिना किसी घबराहट के पुलिस को कन्फेस कर दिया कि माया के साथ जो कुछ हुआ है वो मैंने किया है। और उसके मन में और उसके चेहरे पर बिल्कुल भी घबराहट और गिल्टी नहीं थी कि उसने कुछ गलत कर दिया है। अब जब पुलिस आरव से ये सब करने का मोटिव जानती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो पुलिस को ये कह के टाल देता है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है और इसके पीछे क्या मोटिव है मैं नहीं बता सकता। लेकिन पुलिस को ये जानना बहुत ज़रूरी था कि इसके पीछे का मोटिव क्या है। तो अब पुलिस ने लाखों कोशिश कर ली। पुलिस के लाखों कोशिश करने के बाद भी आरव ने इसके पीछे का मोटिव नहीं बताया। हर बार वो यही बताता कि ये मेरा पर्सनल मैटर है। अब पुलिस ने इंटेरोगेशन को एक अलग रूप दिया, एक अलग फॉर्मेट और एक अलग मेथड से आरव से पूछताछ शुरू की। पुलिस आरव को उसी क्राइम सीन पर लेके गई, उसी होटल में लेके गई जहां उसने माया के साथ चेक इन किया था और उस होटल में जाने के बाद उसी रूम के अंदर लेके गई। और रूम के अंदर जाने के बाद पुलिस ने अपने तरीके से प्यार से आरव से पूछा कि तुमने इस अपराध को क्यों किया, और ये देखो ये सिगरेट्स पड़ी हुई है, बर्ड्स पड़े हुए हैं, तुमने यहाँ पे सिगरेट पी थी, तुमने ये किया था, वो किया था। पुलिस का ये तरीका अपनाने के बाद आरव फाइनली सच बताना शुरू करता है और फिर आरव एक कहानी बताता है। दरअसल आरव का जन्म केरला के कुन्नूर शहर के एक छोटे से कस्बे में हुआ था और वो शुरू से ही बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट टाइप का था। उसको ज़्यादा बात करना, बोलना पसंद नहीं था। उसके बचपन में ही उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था। डिवोर्स होने के बाद वो उसकी माँ ने एक दूसरी शादी कर ली और वो अपने सौतेले पिता के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं था। और फिर कुछ समय बाद
उसकी माँ का दूसरे पति से भी डिवोर्स हो गया और फिर कुछ समय बाद उसकी माँ ने तीसरी शादी कर ली, जिसके बाद उसने अपनी माँ को छोड़ने का फैसला किया। आरव ने अपनी माँ को छोड़ दिया और फिर वो अपने दादाजी के साथ रहने लगा। जिस उम्र में एक बच्चे को प्यार मिलना चाहिए, माँ बाप का प्यार, परिवार का प्यार मिलना चाहिए, उस उम्र में आरव ने इस तरीके के ट्रॉमा देखे, इस तरीके के दुख देखे। तो अब आरव की ज़िंदगी में पहले से ही बहुत ज़्यादा दुख और दर्द भरे हुए थे और वो पहले से ही एक ट्रॉमा में जी रहा था, जिसकी वजह से शायद वो इतना इंट्रोवर्ट था और किसी से बात करना पसंद नहीं करता था। तो लगभग 8 महीने पहले अब आरव की मुलाकात माया से होती है। आरव और माया की मुलाकात एक ऑनलाइन डेटिंग ऐप के थ्रू हुई थी। तो उस ऑनलाइन डेटिंग ऐप के थ्रू उन दोनों का इंट्रोडक्शन हुआ और उन दोनों की बातें होनी शुरू हो गई। आरव की ज़िंदगी में एक माया ही ऐसी लड़की थी जो उसकी पहली दोस्त बनी थी और उसका पहला प्यार था। इसके अलावा उसका कोई दोस्त नहीं था और उसकी ज़िंदगी में कोई भी नहीं था। वहीं दूसरी तरफ माया बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट थी। उसका नेचर बहुत फ्रेंडली था, जिसकी वजह से उसके बहुत सारे दोस्त बने हुए थे और वो बहुत हंसमुख थी और लोगों से बात करना पसंद करती थी और उसके बहुत अच्छा बड़ा फ्रेंड सर्कल था। आरव हनोई पढ़ाई में थोड़ा वीक भी था। वो केरला में रहकर ही बीबीए कर रहा था, लेकिन वो बीबीए के एग्जाम्स में फेल हो रहा था, जिसकी वजह से उसकी बीबीए पेंडिंग रह गई और वो बीबीए भी क्लियर नहीं कर पाया। अब माया ने आरव से कहा, तुम एक काम करो, तुम बेंगलुरु आ जाओ और यहाँ पे मैं तुम्हारी कहीं पे कुछ तुम्हारा जॉब करवाती हूँ। तो फिर आरव वहाँ केरला छोड़ के अब बेंगलुरु शिफ्ट हो जाता है। बेंगलुरु में माया अपनी बहन के साथ एक अलग अपार्टमेंट में रह रही थी। तो अब माया आरव को बेंगलुरु में एज ए स्टूडेंट काउंसलर के तौर पर एक इंटर्नशिप की जॉब करवाती है, जहां आरव को 15,000 रुपए एज ए स्टाइपेंड के तौर पर मिल रहे थे। अब क्योंकि आरव केरला के एक कस्बे से आया था और उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि बेंगलोर की जो हाईटेक सिटी की लाइफस्टाइल है वहाँ पे उसको एडजस्टमेंट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। और अब आरव माया से कहता है कि अब हमें इतना टाइम हो गया है और अब हमें लिव इन में रहना चाहिए, जिसके लिए माया बिल्कुल मना कर देती है कि मैं अपनी बहन के साथ रह रही हूँ और मैं अपनी बहन को छोड़कर मैं अभी लिव इन में नहीं रह सकती। आरव को माया का नेचर पसंद नहीं था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हंसमुख थी और वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट थी, उसके काफ़ी ज़्यादा दोस्त थे और आरव इसीलिए बहुत ज़्यादा इनसिक्योर भी फील करता था कि माया क्यों दूसरे लोगों से बात करती है, क्यों अपने दोस्तों से बात करती है। तो अब एक दिन आरव बोलता है कि चलो तुम मेरे साथ लिव इन में नहीं रह सकती, कोई बात नहीं, पर एक रात मेरे साथ बिता तो सकती हो। तो अनफॉर्चुनेटली अब माया उसको हाँ कह देती है और फिर वही दिन था 23 नवंबर, जब दोनों होटल रूम में गए थे, चेक इन किया था दोनों ने और वो फिर अंदर गए थे। आपने सीसीटीवी में देखा होगा कि जब आरव पेमेंट कर रहा है और चेक इन कर रहा है तो माया उस टाइम पे फ़ोन में किसी से चैटिंग कर रही थी। वहीं से रूम में जाने के बाद दोनों में लड़ाई शुरू हुई, झगड़ा शुरू हुआ और वो शब्दों वाली लड़ाई अब हाथापाई में बदल गई। माया को लग रहा था कि यार ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा रोक टोक कर रहा है, मेरे को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस कर रहा है मेरे ऊपर। तो माया को ये चीज़ पसंद नहीं थी, जिसके बाद होटल रूम में जाने के बाद दोनों में लड़ाई होती है। वो लड़ाई हाथापाई में बदल जाती है। तो अब आरव ने मन बना लिया था कि अगर माया मेरी नहीं हो सकती तो किसी की भी नहीं हो सकती। ज़रूर माया का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, किसी और के साथ वो ज़रूर बात करती है, चैट करती है। तो अब आरव ने ऑनलाइन किचन नाइफ और एक नायलॉन रोप को ऑर्डर किया। किचन नाइफ और नायलॉन रोप को उसने लिया और उसी नायलॉन रोप से आरव ने पहले माया का गला घोटा और उसके बाद उस किचन नाइफ से उसके ऊपर तेज तेज वार करना शुरू कर दिया। वार करने के बाद वो उसकी बॉडी के पास, डेड बॉडी के पास बैठा रहा। उसको पता लग गया था कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आरव ने पुलिस को ये भी बताया कि मैंने उस नायलॉन की रस्सी से खुद को भी मिटाने की कोशिश करी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया, मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं खुद की ही जान ले लूँ। शुरू में इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को लगा कि ये कोई प्री प्लान क्राइम है। इस क्राइम को करने के लिए अपराधी ने ज़रूर पहले से प्लानिंग की होगी, लेकिन फैक्ट्स के अकॉर्डिंग ऐसा बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आरव कभी भी उस रजिस्टर में अपनी डिटेल्स नहीं मेंशन करता, कभी भी सही डिटेल वो रजिस्टर में चेक इन करने के लिए नहीं डालता। तो ये सारे फैक्ट्स देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि उसने प्रेशर में और उस हीट ऑफ द मोमेंट में ये सब ऐसा उसने कदम उठाया है। पुलिस ने आरव को तुरंत अरेस्ट कर लिया। दोस्तों, हमारे बैक ऑफ द माइंड में ये ज़रूर होता है कि हम सोचते हैं कि यार ये जो घटनाएं होती हैं समाज में, जो घटनाएं घटती हैं, क्राइम्स होते हैं, ये हमारे साथ नहीं हो सकते। हमारे साथ ऐसे क्यों होंगे? क्योंकि हम जिनके साथ रह रहे हैं, जो हमारे साथ रह रहा है वो बहुत अच्छा है, और हो भी सकता है कि जिनके साथ आप रह रहे हैं वो बहुत अच्छे हों। और काफ़ी लोग ये भी सोचते होंगे कि यार मैं पहले अकेला रहता था और इस इंसान के आने के बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई है और अब मेरी ज़िंदगी बहुत
खुशहाल चल रही है और मैं इस पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करता हूँ। तो दोस्तों, आपके सोचने से ये दुनिया नहीं चलती, आपके सोचने से किसी इंसान पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग आते हैं, जाते भी हैं, कुछ ठहर जाते हैं, कुछ गुजर जाते हैं। तो कभी भी किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिए। सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए वो है आपकी लाइफ और आपका फ्यूचर, उस पर ध्यान दीजिए। किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले केस में एक नए केस के साथ। वैसे ही ट्रू क्राइम स्टोरीज देखने के लिए वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो।